नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआरवी एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने स्टार्ट कर रखा है ऑल दी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी का और स्पेशल एसएससी जीडी के लिए जो हिंदी आएगी वो चैप्टर। तो हिंदी वाले टॉपिक्स जो व्याकरण का जो सिलेबस था हमने पिछले वाली वीडियो में बताया था, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में आपको पूरा व्याकरण का जो सिलेबस है, किस प्रकार से 20 क्वेश्चनों को 40 नंबरों के अंदर इन्होंने समाहित कर रखा है, जिसमें से केवल 10 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस और 10 नंबर के जो गद्यांश में से आएंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी व्याकरण के जो क्वेश्चंस थे वो जो 10 क्वेश्चन बचे हैं 20 नंबर के, वो किस प्रकार से इसमें समाहित कर रखे हैं आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। उसी वीडियो में से एक टॉपिक हमने पहले पढ़ा था वर्ण विचार टॉपिक, तो उसको भी देखिएगा। दूसरा टॉपिक अपन व्याकरण का स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का जो नाम है, तो हिंदी में हम स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर है संज्ञा का। तो विकारी शब्द है दोस्तों। इस विकारी शब्द में पहला जो पॉइंट आ रहा है वो है संज्ञा। ये संज्ञा की आपकी पहली क्लास होगी। विकारी शब्द हमने उस जो व्याकरण का जब सिलेबस डाला था उसमें हमने अच्छे से बताया था कि वे एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द, जिनकी जो विभक्ति है, लिंग है, वचन है, इनमें परिवर्तन हो जाता है तो उसको विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द की परिभाषा क्या आ गई? वे शब्द जिनकी विभक्ति, लिंग, वचन में परिवर्तन हो जाता है, में चेंज हो जाता है, में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? विकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द जो है 4 भागों में विभाजित होते हैं। पहला जो आता है इसका आता है संज्ञा। पहला आ रहा है संज्ञा, दूसरा आता है सर्वनाम और संज्ञा सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा आता है इसमें क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये इसके 4 पॉइंट है विकारी शब्द के। इस विकारी शब्द में से हमने पहला जो टॉपिक उठाया है वो अपना ही चैप्टर है, वो अपना टॉपिक है संज्ञा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो संज्ञा को हम स्टार्ट कर रहे हैं। संज्ञा संज्ञा देखिएगा, सम, इसको अपन तोड़ रहे हैं, 2 शब्दों से मिलकर के बना है सम प्लस ज्या। सम का एक उपसर्ग होता है, उसका अर्थ होता है उचित प्रकार से। तो सम एक उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है? उचित प्रकार से। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे जुड़े तो उपसर्ग हो गए, तो प्रत्यय होते हैं शब्द के पीछे जुड़े हो प्रत्यय हो गए। और यहाँ पे शब्द क्या है? संज्ञा, ज्या जो है यहाँ पे शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? जानना। जानना, उचित प्रकार से जानना ही क्या है? संज्ञा है। उचित प्रकार से जानना ही क्या है? संज्ञा है। या अपन ने सब थोड़ी परिभाषा बनी है, शब्दों के अकॉर्डिंग परिभाषा बनी है। तो सम प्लस ज्या, उचित प्रकार से जानना ही क्या? संज्ञा है। अब किसको जानना है? किसी के नाम को जानना है, किसी की वस्तु क्या है उसके नाम को जानेंगे, स्थान क्या है इसके नाम को जानेंगे, इसका रंग क्या है, धर्म क्या है, वंश क्या है, भाव क्या है, तो आदि के नामों को जानना ही क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। तो संज्ञा की परिभाषा हमारे सामने शब्दों में से निकल करके आ चुकी है दोस्तों। परिभाषा क्या आई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रंग, धर्म, वंश, भाव आदि के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। तो आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा है। अब छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे छोटा बच्चा है अपने घर में 2 या 3 साल का, जो खेलने डोलने खेलता है, घर में घूमता है, उस बच्चे ने देखा कि मेरी माता जो है वो डेली दूध दोहती है, तो उसने उसकी जो मम्मी है वो गाय का दूध दो रही है, गाय का दूध निकाल रही है। अब उसको ये नहीं पता है गाय है या भैंस है, तो उसको डिफरेंस थोड़ा ना पता है इस चीज़ का कि गाय है, भैंस है या कोई अन्य जानवर है। उसको तो ये पता है कि ये जो जानवर जो है वो दूध निकालता है, वो जो गाय जो है वो रहमती है, वो जो बोलती है। तो उसको ये लगा है कि जैसे उसने आवाज़ सुनी तो आवाज़ सुनते ही उसने कहा कि कोई बोल रहा है,
तो उसको पता चल गया कि ये ध्वनि जो है वो जानवर है जिसकी मम्मी दूध निकालती है। तो वो जो जानवर है, तो गाय जो है, तो गाय का ही नाम तो हो गया, तो गाय जो है वो एक संज्ञा है। तो इसी प्रकार से इन सब के बारे में जानना ही तो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रंग, धर्म, वंश आदि के भाव के नाम को जानना ही, भाव आदि के नाम को जानना ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। दोस्तों ये संज्ञा जो होती है इसके प्रकार 3 होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 3। तो संज्ञा कितने प्रकार की है, 3। पहली आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी है इसमें भाववाचक संज्ञा। ये सारी जो बातें अपने संज्ञा के प्रकार बनाए हैं, ये सारी किस में से निकले हैं, इस परिभाषा में से निकले हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जानना व्यक्तिवाचक संज्ञा, रंग, धर्म, वंश को जानना उसकी जातिवाचक संज्ञा, और भावों को जानना क्या आती है, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक वस्तु का, यानी एक ही का नाम होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए। जैसे गीता है, अब भगवत गीता तो एक ही है, रामायण है, महाभारत है, गुरु ग्रंथ साहिब है, तो ये एक ही तो है ये सारी पुस्तकें। तो ये जो पुस्तक में सिर्फ एक है, राम है तो भगवान राम एक ही हुए, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये है तो इनका तो एक ही हुए, सीता है तो ये एक है। तो एक का प्रयोग करने के लिए हम कौन संज्ञा का प्रयोग करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब एक नाम से संपूर्ण समूह का बोध हो जाए तो वो कौन सा आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा आएगी दोस्तों। उसके बाद आती है भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव प्रकट हो, दया, प्रेम, ममता, ईर्ष्या, रोना, हंसना, बड़प्पन, झूठा, ये हंसना, ये सारे किस में आते हैं, भाव में आते हैं। ये आपका पॉइंट है। संज्ञा जो होती है 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और होते हैं। एक भेद है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि समूह का बोध होना। तो जातिवाचक संज्ञा में किसका बोध होता है, समूह का बोध होता है। और एक इसमें पॉइंट आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, तरल पदार्थों का बोध जब आता है तो कौन सी संज्ञा आती है, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। परिभाषा याद हो गई होगी आपको, किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक नाम से संपूर्ण समूह का बोध हो जाए, जातिवाचक संज्ञा। इसी जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा समूहवाचक संज्ञा में भी आती है। और तरल पदार्थों का या एक पदार्थ की जब तीनों अवस्थाओं का पता चलता है तो द्रव्यवाचक संज्ञा। भाव का बोध हो तो भाववाचक संज्ञा। बस इतना सा है। अपने स्टार्ट करें व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या हो गई हमारे सामने, तो इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को, के नाम का बोध यानी जानकारी देना, नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जैसे करके लिखे तो राम व्यक्ति का नाम आ गया, जयपुर स्थान का नाम आ गया, कोई भी वस्तु है, जैसे गीता भी तो एक वस्तु ही है भाई, गीता ग्रंथ है तो गीता एक पुस्तक है, तो यहाँ पर ही आ गई तो एक वस्तु के रूप में ही आएंगी। तो जैसे करके अपन लिख सकते हैं राम, सीता, गीता, जयपुर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, या अपन इसको राज्यों के नाम में भी आगे पढ़ेंगे किस किस में प्रयोग होता है। गीता है, रामायण है, महाभारत है, जितने भी ग्रंथ आते हैं सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको पूरा पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो थी परिभाषा। अब कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किस किस में होता है। यदि आपने टॉपिक पूरा पढ़ लोगे तो आपके एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं मिलेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किस किस में होता है, तो किन किन शब्दों में होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, अब उसका अपन बता रहे हैं। देखिएगा पहला, हाँ जी, व्यक्तियों के नाम में क्वेश्चन पूछेगा, पेपर में आ गया राम शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो राम शब्द में कौन सी संज्ञा आ गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तियों के नाम में कौन सी संज्ञा का प्रयोग होता है, तो व्यक्तियों के नाम में किस संज्ञा का प्रयोग आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग आ गया। जैसे राम, सीता, गीता, मोहन,
इस प्रकार से। तो ये कौन से क्या आ गया, व्यक्तिवाचक, व्यक्तियों के नाम में। दूसरा है नदी, पर्वत, सागर, इसमें अपन महासागर भी लिख सकते हैं, खाड़ी कोई हो, महासागर आदि के नाम में। नदी, अब गंगा नदी है, यमुना नदी है, इस प्रकार से। पर्वत, हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। लेकिन अगर पेपर में आए पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, अब आ जाए आपके पास, सिर्फ आ जाए पर्वतमाला, तो पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो पर्वत में कौन संज्ञा आएगी, जातिवाचक। लेकिन आए हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, केटू आ जाए, कंचनजंगा आ जाए, तो ये सारी जब आएंगी अपने सामने, तो इसमें अपन कौन सी करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे। सागर है, महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो आदि में कौन सी संज्ञा का प्रयोग होगा हमारे सामने, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग आएगा। जितने भी नगर हैं, शहर वगैरह है, कोई राज्य है, कोई देश है, तो इनके नाम में भी कौन सी संज्ञा का प्रयोग होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। तो नगर, राज्य, देशों के नाम में कौन संज्ञा का प्रयोग होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। जैसे मैं लिखूं जयपुर, जैसे मैंने लिखा कैथल हरियाणा का है, सोनीपत है, पानीपत है, तो इस प्रकार से जयपुर, सोनीपत, पानीपत, तराइन का मैदान, तो युद्ध वगैरह में भी आएगा। राज्य, जैसे राजस्थान लिख दिया हमने, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो भी आएंगे सारे साम इसमें नाम आ जाएंगे। देश, तो भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, अमेरिका, तो ये जितने भी देश हैं, इन सब के नाम में कौन सी संज्ञा का प्रयोग आ गया, तो तीसरा पॉइंट है अपना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग आ गया। नगर है, राज्य है, देश है, इन सब के नाम में कौन संज्ञा का प्रयोग होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो जितने भी समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, तो समाचार पत्रिकाओं के नाम में, या जितने भी पुस्तक या जो ग्रंथ है उनके नाम में, ये ध्यान करना हर जगह मैं नाम में लिख रहा हूँ, यहाँ पर अपन नाम का अर्थ है कि उनका एक नाम होना चाहिए। ये नहीं कि पुस्तक शब्द आ गए, तो पुस्तक तो बहुत सारी होती है, लेकिन गीता एक ही पुस्तक है, भगवत गीता। इस प्रकार से समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम में और ग्रंथों या पुस्तकों के नाम में, ग्रंथों या पुस्तकों के नाम में। जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, महात्मा गांधी का इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन। इसके अलावा बात करते हैं ग्रंथों और पुस्तकों के नाम में, तो भगवत गीता, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत। गोदान पुस्तक आ जाए कि गोदान पुस्तक, तो एक गोदान पुस्तक तो एक ही है, मुंशी प्रेमचंद जी की, तो ये आ गया जी। तो इस प्रकार से किस में, सब में के आदि में किसका नाम आ जाएगा, तो आदि में आएगा समाचार पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम बात करते हैं ऋतुओं के नाम में। अब ऋतु आपने सुना होगा 6 होती हैं, तो ऋतुओं के नाम में, ऋतुओं के नाम में, तो बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु आदि। उसके बाद ग्रह व नक्षत्रों के नाम में, ग्रह व नक्षत्रों के नाम में, इसमें अपन देखें तो जैसे सूर्य एक ग्रह है, चंद्रमा एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, ये कई बार आया है। पृथ्वी में कौन सी संज्ञा का प्रयोग होता है, नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र,
कार्तिकेय नक्षत्र। तो आदि में कौन सी संज्ञा का प्रयोग होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। उसके बाद बात करते हैं दिशाओं के नाम में। अब जो दिशाएं होती हैं उनके नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग है। दिशाओं के नाम में जैसे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। क्वेश्चन आया हुआ है उत्तर पश्चिम में कौन सी संज्ञा है? तो उत्तर पश्चिम में कौन सी संज्ञा आ रही है दोस्तों? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो इन सब में कौन दिशाओं के नाम में कौन सी संज्ञा का प्रयोग होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इन सब में ही व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें कौन संज्ञा आएगी। क्वेश्चन पूछ लिया कार्तिकेय में कौन सी संज्ञा, या नक्षत्र दे दिया कार्तिकेय नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में कौन संज्ञा का प्रयोग होता है। तो आपको बस फटाफट ये देखना है और आंसर देना है कि भाई पुस्तकों में तो उसी का नाम आया था और वैसे भी एक नाम है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सारे। उसके बाद करते हैं त्योहारों के नाम में। त्योहार को अपन उत्सव भी कह सकते हैं ना। तो त्योहारों के नाम में, उत्सव के नाम में लेकिन एक होते हैं पर्व। त्योहार उत्सव तो एक हो गए, लेकिन पर्व कौन सा होता है? पर्व अलग है दोस्तों। वो कौन सा आएगा देखिएगा अभी आप। जैसे अब दीपावली आ रही है तो दीपावली, होली, दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है। तो इन सभी में कौन सी संज्ञा का प्रयोग आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का आ गया। पर्व कौन कौन से हैं? तो पर्व है अपने पास 15 अगस्त, ये है अपने 15 अगस्त। ये पर्व में आएंगे 26 जनवरी। तो ये सारे किस में आएंगे? पर्व में शामिल होंगे। ये था त्योहार व नक्षत्रों के नाम में। उसके बाद आ रहा है दिन, महीने, वृक्ष, साल या वर्षों के नाम में। तो इन सब में भी कौन से संज्ञा का प्रयोग आ गया? तो इन सब में आ गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग। जैसे दिन, जैसे अभी आपने कई बार देखा होगा तारीख आ गई है ना जी, 26 जनवरी तारीख है तो 26 जनवरी तो वैसे अपन पर्व में भी मान लेंगे। और दिन, महीना, जैसे सप्ताह भी ले लेंगे इसमें, सप्ताह के नाम में। तो रविवार है, शनिवार है, मंगलवार है। तो इनमें कौन सी संज्ञा आएगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। दिन, कोई तारीख दे दी कि 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर आ गई, 5 सितंबर आ गई। ये दिवस में भी आएंगे और वैसे भी आएंगे। उसके बाद महीने, जनवरी है, फरवरी है, दिसंबर है। तो जनवरी से लेकर के 12 महीने दिसंबर तक के। उसके बाद साल और वृक्ष, जैसे दे देगा 2015 में कौन सी संज्ञा है, 2024 में कौन सी संज्ञा है, 2025 में कौन सी संज्ञा है। तो इन सब में कौन सी संज्ञा का प्रयोग होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से ये आपको कंटिन्यू याद करने हैं। इन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछेंगे इन सभी के, ठीक है दोस्तों। तो ये कंटिन्यू आपको चलते रहना है। आगे बात करें दिन, महीने, साल, वर्षों के नाम के आधार पर। उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक युद्ध और ऐतिहासिक स्थलों के नाम में। तो दोस्तों ऐतिहासिक युद्ध, अब ऐतिहासिक जो युद्ध हुए हैं, कौन कौन से ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं? जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, तो आपने सुना होगा पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, प्रथम, सेकंड, थर्ड युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके अलावा तराइन का 2 युद्ध हुए थे, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध। या अपन बात करें राणा सांगा का और बाबर का जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, हाइडेस्पिस का युद्ध। तो ये जितने भी युद्ध वगैरह जहाँ आपको सामने मिले तो सीधा आपको कौन सी संज्ञा करनी है? इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करना है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे ऐतिहासिक स्थलों के नाम में। ऐतिहासिक स्थलों के नाम में, ये था ऐतिहासिक युद्धों के नाम में, अब है ऐतिहासिक स्थलों के नाम में। ऐतिहासिक स्थल जैसे कि शाहजहां के द्वारा बनाया गया कौन सा किला था? तो शाहजहां के द्वारा कौन सा महल बनवाया गया है? तो ताजमहल। तो ताजमहल आ गया। आगरा का किला बनाया था तो आगरा का किला। उसके अलावा जयपुर में हवा महल है तो हवा महल आ गया इसमें।
इसी में शामिल होंगे सारे के सारे ऐतिहासिक स्थल में। या जैसे बात करें जल महल कहाँ पर है, तो ये सॉरी कहाँ पर नहीं, जल महल में कौन सी संज्ञा आ जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। तो ऐतिहासिक युद्धों के नाम में, ऐतिहासिक स्थलों के नाम में। अब आ रहा है दिवसों के नाम में। दिवस कौन कौन से होते हैं, तो दिवसों के नाम का यहाँ पर अर्थ ये है कि जैसे 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस आ गया, ठीक है जी। उसके अलावा जैसे छात्र दिवस आ गया, उसके अलावा बात करें हम छात्र दिवस, शिक्षक दिवस, और फिर हम जैसे कह दें 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती आती है। तो ये जितनी भी जयंतियाँ वगैरह आएंगी इन सब में कौन से का प्रयोग करेंगे अपन, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे। ये आपके कुछ पॉइंट्स थे व्यक्तिवाचक संज्ञा का, दोबारा से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो पॉइंट है, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा है किन किन का प्रयोग होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम में राम सीता गीता मोहन राधा कृष्ण मोहन जो भी आएंगे सारे व्यक्तियों के नाम में, नदी पर्वत सागर महासागरों के नाम में, नगर राज्य देश के नाम में, समाचार पत्रिकाएं ग्रंथ पुस्तकों के नाम में, ऋतुओं के नाम में, ग्रह नक्षत्रों के नाम में, दिशाओं के नाम में, त्योहार उत्सव पर्व। कई बार पूछा जाता है पर्व में कौन शामिल होते हैं, तो पर्व में कौन कौन शामिल आएंगे, 15 अगस्त और 26 जनवरी। दिन महीने साल सप्ताह के नाम में, ऐतिहासिक युद्धों के नाम में, और उसके बाद आया है ऐतिहासिक स्थलों के नाम में, दिवसों के नाम में। तो इस प्रकार से ये एक पॉइंट आया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जैसे हरिश्चंद्र शब्द है, तो हरिश्चंद्र में कौन सी संज्ञा है, तो आप बात बता सकते हो। सर हरिश्चंद्र तो एक नाम है, और नाम है तो इसमें अपन कौन सी संज्ञा कर देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर देंगे। प्रशांत महासागर, अब हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, तो इन सब में कौन सी संज्ञा का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जो है उसमें तो अपन ने पढ़ा था किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का है। यहाँ पर एक व्यक्ति के नाम से अगर आ जाए तो आ रहा है किसी एक नाम से, किसी एक नाम से संपूर्ण समूह का बोध हो, एक नाम से संपूर्ण समूह का बोध हो। तो एक नाम से संपूर्ण समूह का बोध हो तो इसको अपन कौन सी संज्ञा बोल देंगे, जातिवाचक संज्ञा। इस जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद आते हैं, एक है जी समूहवाचक संज्ञा और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और दूसरा आ रहा है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में भी यही परिभाषा आएगी और द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा अलग से है। द्रव्यवाचक संज्ञा का अर्थ है वह पदार्थ की जिससे तीनों अवस्थाएं प्राप्त हो। तो पदार्थों की तीनों अवस्थाएं जिनसे प्राप्त होती है, जिनका बोध होता है, उनको अपन क्या कह देंगे, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का ज्ञान हो, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का ज्ञान हो। तीनों अवस्थाओं का पता चले तो उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इनमें से आपको कैसे करना पड़ेगा, तो एक नाम से, तो जैसे अपन बात करें कमल लिखा मैंने, अब कमल जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, लेकिन जो एक कमल का फूल होता है तो कमल का फूल वगैरह जो आएंगे तो वो आपके जातिवाचक संज्ञा में आएगा। वैसे कमल का फूल एक ही होता है लेकिन कमल के फूल तो हजारों हो जाएंगे ना, इस प्रकार से। उसके बाद लड़का है अब सिर्फ लड़का आए तो लड़का अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़के दे दे तो लड़के तो संपूर्ण जितने लड़के होते हैं उन सभी का समूह का बोध करवाएगा। स्त्री है, पुरुष है, तो ये सारे के सारे अपने अपने समुदाय का तो बोध करवा ही रहे। तो इस प्रकार से पेन हुआ, जैसे अब पेन एक तो होता नहीं है, बहुत सारे होंगे, कुर्सी हुई, मेज हुई, तो सारे किस में आ जाएंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब इस जातिवाचक संज्ञा में किन किन का किस किस में प्रयोग होता है वो भी अपन आगे देखते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें होगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें होगा, उसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। जैसे व्यक्तिवाचक के 5-7 नाम आए थे, 10-12 आए थे, इस प्रकार से 5-10 नाम इनके नाम आ रहे हैं, आपको क्या याद करने में क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। पहला है संबंधों के नाम में,
संबंधों के नाम में। ये आपको एक बार देखते ही याद हो गए तो फिर आप ये समझ लो आपके हिंदी में फुल नंबर है। संबंधों के नाम में संबंध जैसे दे देगा वहाँ पर माता पिता। अब माता और पिता एक तो है नहीं जी, अलग अलग है, दो है लेकिन दोनों का समूह आ रहा है। गौरी शंकर, शिव और पार्वती, शिव और पार्वती को मिला करके ही तो गौरी शंकर, तो गौरी शंकर। गौरी शंकर। इसके अलावा चाचा चाची भाई बहन जो भी आए, आपको कौन सी संज्ञा का प्रयोग करना है, इसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें कह रहा है संबंधों के नाम में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। पदों या व्यवसायों के नाम में जो आप जो काम करते हैं वो आपका व्यवसाय जो है, या आप किस पद पर बैठे हो उसमें कौन सी संज्ञा आती है। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर आप अध्यापक हो तो अध्यापक में कौन सी संज्ञा का प्रयोग करेंगे, तो उसका एग्जाम्पल दे रहा है कि भाई जो पद होते हैं उन पदों में कौन संज्ञा का प्रयोग करेंगे, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा का। तो अध्यापक है तो पद तो है उसका अध्यापक का। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं अपने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो प्रधानमंत्री का पद आ गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है तो राष्ट्रपति का नाम आ गया। राष्ट्रपति पद में कौन संज्ञा आती है, या आपका खुद का कोई व्यवसाय है, जैसे कि आप इंजीनियर हो जी, तो इंजीनियर हो तो आपका तो भाई अलग ही आ गया, लेकिन है तो सही आपका व्यवसाय। अपन जैसे खिलाड़ी है तो खिलाड़ी का आ गया, जैसे कोई डाकिया है तो डाकिया का आ गया, कोई तैराकी है तो तैराकी का। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा में पदों या व्यवसाय जो होता है, दुकानदार हुआ, तो इन सब का किस में आ जाएगा, अपना जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग होगा। उसके अलावा अपन बात करते हैं जो पशु पक्षी होते हैं, तो पशु पक्षियों के नाम में भी किस संज्ञा का प्रयोग करेंगे, तो जातिवाचक संज्ञा का। पशु पक्षियों के नाम में पशु पक्षी जैसे जैसे अपन तोता लिखा, मैना हो गया, तोता मैना, तोता मैना। चिड़िया, अब आप बोले सर चिड़िया तो बहुत सारी है, लेकिन पहले अब बहुत सारी भी है, या चिड़िया तो एक ही होती है, लेकिन एक तो चिड़िया है लेकिन सारी चिड़ियाओं का बोध तो हो ही रहा है। तोता है तो एक ही जाति का, लेकिन वो सारे तोताओं का इसमें समर्थन कर रहा है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। कुछ भी हम लिख सकते हैं, तोता मैना चिड़िया भैंस गाय जो भी है, तो गाय आ गया, भैंस आ गया, ऊँट आ गया, जो भी इसमें आएंगे वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग होगा। उसके बाद कह रहा है जितने खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों का अर्थ यहाँ पर यह है जो खाने वाले जो पदार्थ हैं, तो खाद्य पदार्थों के नाम में, खाद्य पदार्थों के नाम में भी कौन सी संज्ञा का प्रयोग होगा, तो जातिवाचक संज्ञा का। जैसे कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है जलेबी, तो जलेबी जो है वो कौन सी संज्ञा है, बर्फी में कौन सी संज्ञा है, गेहूं है, जौ है, चना है, ज्वार है, तो इन सब में कौन सी संज्ञा का प्रयोग होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। तो राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थों के नाम में। उसके बाद आगे कह रहा है ये जितने भी आभूषण और रत्न होते हैं, आभूषण और रत्नों के नाम में, आभूषण और रत्नों के नाम में, आभूषण और रत्नों के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। जैसे सोना है, चांदी है, सोना चांदी है, पाजेब, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, अंगूठी, तो ये सब किस में आएंगे, आपके रत्न में आएंगे। तो सोना चांदी पाजेब अंगूठी कांस्य धातु वगैरह जो भी है इसमें आ जाएंगे। उसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय जाति, राष्ट्रीय जाति के नाम में, राष्ट्रीय जाति के नाम में भी इन्हीं का प्रयोग होता है। एक है राष्ट्रीय जाति और फिर आ रहा है जाति व धर्म, दोनों अलग अलग हैं दोस्तों, इसलिए दोनों एक साथ लिख रहा हूँ मैं। राष्ट्रीय जाति और जाति और धर्म, जाति और धर्म, जैसे अपन जाति तो कह सकते हैं जी मुस्लिम, जैसे अपन कहें जाति में तो अहीर हो गई, ब्राह्मण हो गए, तो इस प्रकार से। और धर्म की बात करें, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, तो ये सारे धर्म किस में आ जाएंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब बात करें राष्ट्रीय जाति, राष्ट्रीय जाति नेशनलिटी क्या है जी अपनी, आप लिखते हो सर हमारा नेशनल जो है भारतीय, आई मीन इंडियन,
तो इंडियन जो शब्द है, भारतीय जो शब्द है ना, जो राष्ट्रीय जाति में आएगी तो भारतीय है, कोई जापान से है जापानी है, कोई अमेरिका से है अमेरिकन है, फ्रांस से है फ्रांसीसी है, तो अमेरिका से है तो अमेरिकन है, चीन का है तो चाइनीज़ है। तो ये जो इन्होंने बातें की हैं वो सारी किस में आ रही है, राष्ट्रीय जाति के नाम में। तो पढ़ाई संबंधों के नाम में, व्यवसायों के नाम में, राष्ट्रीय जाति के नाम में, जाति व धर्म के नाम में, खाद्य पदार्थों के नाम में, रत्न आभूषणों के नाम में, पशु पक्षियों के नाम में। और एक लास्ट और लेते हैं, उसका भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूकंप वगैरह जो आते हैं तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, प्राकृतिक आपदाओं के नाम में किस संज्ञा का प्रयोग होता है। तो प्राकृतिक जो आपदाएं होती है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो इनमें भी किस संज्ञा का प्रयोग होगा, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। अतिवृष्टि, अकाल हो गया, अत्यधिक बरसात आ गई, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, अकाल पड़ गया, तो इन सब में कौन सी संज्ञा का प्रयोग आया है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग आया है। तो जातिवाचक संज्ञा वो होती है एक नाम से संपूर्ण समूह का बोध करा दे। अब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किस किस में हुआ है, संबंधों के नाम में, पद व्यवसाय के नाम में, पशु पक्षियों के नाम में, खाद्य पदार्थों के नाम में, राष्ट्रीय जाति धर्मों के नाम में, और प्राकृतिक आपदाएं, आभूषण व रत्नों के नाम में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के जो दो भेद है उन भेदों की। तो पहला इसका भेद आता है, उसका नाम है समूहवाचक। तो समूहवाचक, एक समूह से तो एक जाति का बोध कराए वो समूहवाचक। तो जिन शब्दों के द्वारा समूह का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है, उसे कहेंगे अपन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में भी समूहवाचक संज्ञा। जैसे करके देखना एक बार, पेपर में क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, भीड़ शब्द दे देंगे अपने पेपर में। अब भीड़ दे दिया, भीड़ में कौन सी संज्ञा है, अब भीड़ में एक आदमी तो आ नहीं सकता, भीड़ में तो अनेकों आदमी शामिल होंगे, तो भीड़ है सभा, सेना, रैली, बारात, जुलूस, दल, परिवार। तो इन शब्दों को आप याद रखना, इन सब में कौन सी संज्ञा आएगी, जातिवाचक संज्ञा आएगी। जैसे क्या पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, सैनिक शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब सैनिक तो होता है एक, तो एक आएगा तो व्यक्तिवाचक कर देंगे, लेकिन यहाँ दे दिया सेना। अब सेना में एक सैनिक तो होता नहीं है, अनेकों सैनिक होते हैं, तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, सेना में जातिवाचक संज्ञा। रैली निकली, अब रैली जो निकली है उसमें एक आदमी थोड़ा शामिल होगा, वो तो रैली निकलवाने वाला भी शामिल होगा, और जो उस रैली में भाग लेने के लिए वहाँ पहुँचे सारे लोग शामिल होंगे। देखते होंगे आप रैली में। अब बारात जाती है, तो बारात में तो दुल्हन को लेने के लिए जाते हैं, तो काम तो एक आदमी का ही दूल्हे का, लेकिन नाचने के लिए अलग से जाते हैं, परिवार वाले अलग से जाते हैं, दोस्त अलग से जाते हैं। तो इन सब में कौन सी, बारात में, जुलूस में, दल में, परिवार में कौन सी संज्ञा आ रही है, समूहवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, इसमें हम सीधा कह सकते हैं तरल पदार्थों का प्रयोग जिसमें होता है, तरल पदार्थों का प्रयोग जिसमें होता है उन्हें अपन द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एक पदार्थ से या पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का पता चले, एक वस्तु से पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का ज्ञान हो, तीनों अवस्थाओं का ज्ञान हो, तो उसको अपन बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें एग्जाम्पल पेपर में आते हैं, जैसे करके देखते हैं। तो जैसे आएगा घी, अब तरल पदार्थ है, पानी तो तरल पदार्थ है, लकड़ी, अब लकड़ी परिवर्तित हो जाती है, कोयला हुआ, या जितनी भी गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सारी जो है ये सब किस में आ जाएंगी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये दोनों किसके भेद आते हैं, जातिवाचक के भेद है। इन सब से समूह का, जाति का बोध होता है, और द्रव्यवाचक में जितने भी तरल पदार्थ हैं सारे इसमें आ जाएंगे। ये था आपका जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद अब बात है भाववाचक संज्ञा की। लास्ट संज्ञा है अपनी भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के तीन भेद आए थे,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो जिन शब्दों के द्वारा भाव का बोध हो, जिन शब्दों के द्वारा भाव का बोध हो, तो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। अब इसके एग्जाम्पल जैसे दया, प्रेम, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, हंसना, रोना, जवानी, बुढ़ापा, बड़प्पन। तो ये जितने भी शब्द हैं, अनुराग, ज्योति, प्रार्थना, लड़ाई, इन सब में कौन से संज्ञा का प्रयोग होगा? भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये इनका ओवरव्यू था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आ गया? पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपकी दया मुझ पर बनी रहे। आपकी दया मुझ पर बनी रहे, ये एक वाक्य दे देंगे आपको। अब इसमें दया शब्द को अंडरलाइन कर दिया इन्होंने। अब दया में कौन सी संज्ञा? तो आपको याद करना पड़ेगा। दया, प्रेम, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, जलन वगैरह कौन सी संज्ञा में आते हैं? भाववाचक में। तो भाव है, आप मुझे अच्छे लगते हैं, आप हमें अच्छे नहीं लगते। तो अच्छाई, बुराई, अच्छी बातों को अपनाओ, बुरी बातों को छोड़ो। तो ये जितनी भी है अच्छे बुरे सब जो है ये सारे कौन से में आ रहे हैं? भाववाचक संज्ञा में। तो ये अपना संज्ञा टॉपिक था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसको आप पूरा देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा। इससे अलावा 1-2 क्वेश्चंस पेपर में अलग से आते हैं, उनके एक बार और देख लेते हैं। ये कह रहा है जो भाववाचक जो संज्ञा है, ये जो भाववाचक संज्ञा जो हमने सामने लिख रखी है, इस भाववाचक संज्ञा के यदि हम बहुवचन लगा दें, भाववाचक संज्ञा के बाद में यदि हम बहुवचन का प्रयोग कर दें, कह समझिएगा एक बार बात को, भाववाचक संज्ञा में यदि बहुवचन का प्रयोग कर दे, बहुवचन का प्रयोग कर दे, तो ये 3 बातें आ रही हैं का प्रयोग करें तो वह संज्ञा बहुवचन हो जाएगी, वह संज्ञा जातिवाचक हो जाएगी, वह संज्ञा जातिवाचक हो जाएगी। यदि बहुवचन का प्रयोग कर दे, किस में बहुवचन का प्रयोग कर दे? भाववाचक संज्ञा में। तो भाववाचक संज्ञा न रह करके क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। कैसे? देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे है अच्छाई। अब अच्छाई जो शब्द है ये तो हमने पढ़ा है किस में आता है? भाववाचक में आ रहा है, लेकिन अपन ने इसको क्या कर दिया? बहुवचन लगा दिया। क्या लिखा है? अच्छाइयों को अपनाओ, अच्छाइयों को अपनाओ और बुराइयों को छोड़ो। अब बुराई शब्द भी है, वो भी अपना भाववाचक में आ रहा है, और अच्छाई जो है वो भी, बुराइयों को छोड़ो। तो ये जो शब्द अपन ने अच्छाई और बुराई शब्द यहाँ पे लिखा है, ये वैसे तो आता है भाववाचक संज्ञा में, लेकिन यहाँ पर अपन ने इसको कैसे प्रयोग कर दिया है? इसको अपन ने प्रयोग कर दिया बहुवचन के रूप में। तो ये कौन सी संज्ञा आ गई आपकी? जातिवाचक संज्ञा आ गई। पेपर में इस प्रकार से पेपर में आपको गुमराह करते हैं। राणा प्रताप ने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी। अब लड़ना तो एक शब्द हो गया, लेकिन लड़ाइयाँ, राणा प्रताप ने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी। अब लड़ाई तो है भाववाचक शब्द, लेकिन इसने क्या है? लड़ाइयाँ लड़ी। अब इसने इसको क्या कर दिया? बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया, और जैसे इसने बहुवचन में प्रयुक्त किया, ये कौन सी संज्ञा बन गई आपकी? जातिवाचक संज्ञा बन गई है। एक सबसे इंपॉर्टेंट और देखते हैं, सच्ची प्रार्थनाएं। अब प्रार्थना जो शब्द है ये भी है भाववाचक का। सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती।
अब इसने अंडरलाइन किसको किया है, प्रार्थनाएं शब्द को। तो प्रार्थनाएं जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा का आ गया, भाववाचक संज्ञा का न रहकर अब जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि प्रार्थना शब्द अपन ने यहाँ पे लिखा है प्रार्थना, ये तो है भाववाचक, लेकिन यहाँ पर एको लगा दिया तो बहुवचन बन गया, इसलिए क्या आ गया आपका भाववाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा बन गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाववाचक संज्ञा में यदि हम बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं तो वो भाववाचक ना रहकर क्या बन जाएगी, जातिवाचक बन जाएगी। इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं यदि व्यक्तिवाचक को, यदि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस व्यक्तिवाचक के भी यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करें तो वह व्यक्तिवाचक ना रह करके वह संज्ञा क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो यह भी क्या बन गई आपकी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में बहुवचन का प्रयोग, जैसे क्या पॉइंट है, जैसे अब मैं लिखूं पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू तो एक ही थे, हरीश चंद्र, अब हरीश चंद्र तो एक ही है, तो अभी चेंज कर दिया है, लिख रहा है हरीश चंद्रों की कमी हो गई है। अब हरीश चंद्र सिर्फ आए, हरीश चंद्र शब्द आता तो अपन इसको व्यक्तिवाचक करते, लेकिन हरीश चंद्रों की कमी हो गई है। अब हरीश चंद्रों जैसे ही शब्द लिखा है तो यहाँ पर अपन ने कौन सी संज्ञा लगा दी, इसको जातिवाचक संज्ञा बना दी, कमी हो गई है। आज अनेकों जयचंद पैदा हो गए, अब जयचंद भी एक ही था, लेकिन ये अनेकों जयचंद लगा दिया तो अनेकों जयचंद पैदा हो गए हैं। ये जयचंद वो ही है जिन्होंने जो आपने पढ़ा होगा तराइन का युद्ध, उसमें मोहम्मद गोरी को इन्विटेशन देने वाले थे, अपने ही दामाद के विरुद्ध में। पृथ्वीराज चौहान का ससुर था जयचंद, तो अपनी ही बेटी को इन्होंने अपने दामाद को इसने मरवाया था। तो अनेकों जयचंद पैदा हो गए हैं, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, अनेकों जयचंद पैदा हो गए हैं। रावण तो एक ही था, लेकिन फिर कह रहा है रावणों की कमी नहीं है। तो रावण शब्द में तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इसमें हमने बहुवचन का प्रयोग करके कौन सी संज्ञा बना दी है, जातिवाचक संज्ञा। ध्यान रखना इन चीज़ों का। एक लास्ट पॉइंट और बचता है, तो ये तो था भाववाचक संज्ञा में बहुवचन का प्रयोग करना और व्यक्तिवाचक संज्ञा में बहुवचन का प्रयोग करना। अब कह रहे थे जातिवाचक कोई शब्द है उसको अगर एक वचन में प्रयुक्त करें, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि तीसरा पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा को यदि एक वचन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, एक वचन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, मिलाते हैं, जोड़ते हैं, करते हैं, तो कौन सी संज्ञा बन जाएगी, ये जातिवाचक ना रह करके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, एक दो एग्जाम्पल इसके। महात्मा, अब महात्मा गांधी नहीं कह रहा है, सिर्फ ये कह रहा है महात्मा। अब महात्मा तो बहुत सारे होते हैं, साधु संत वगैरह महात्मा लोग होते हैं, तो ये कह रहा है महात्मा ने अहिंसा की अलख जगाई, महात्मा ने अहिंसा की अलख जगाई। अब ये जो इन्होंने लाइन लिखी है, महात्मा ने अहिंसा की अलख जगाई, तो महात्मा गांधी तो थे जिन्होंने अहिंसक आंदोलन किए थे, तो अहिंसा की अलख जगाई किसने जगाई है, महात्मा ने जगाई है।
अब महात्मा गांधी तो है एक आदमी, तो ये महात्मा गांधी का नाम ना दे करके, वैसे महात्मा शब्द में तो जातिवाचक का प्रयोग होता है, लेकिन इसने यहाँ पर क्या प्रयुक्त कर दिया, एक वचन के रूप में प्रयुक्त कर दिया, इसलिए ये जातिवाचक शब्द ना रह करके क्या बन चुका है, व्यक्तिवाचक बन चुका है। दूसरा एग्जाम्पल, लाला लाजपत राय जो थे वो देश के लिए नौछावर हुए थे, यहाँ पर क्या शब्द लिख दिया, लाला जी देश के लिए नौछावर हो गए, लाला जी देश के लिए न्योछावर हो गए, यानी अपने प्राण त्याग दिए थे देश को आज़ाद करवाने के लिए। अब ये क्या पॉइंट है भाई, लाला जी जो शब्द है, ये लाला जी तो बहुत सारे हो सकते हैं, घरों में भी गाँव में भी मिलते हैं ना मिलके, लेकिन लाला जी तो एक ही है, लाला लाजपत राय, जिन्होंने देश के लिए आंदोलन किया था, साइमन कमीशन का विरोध किया था, तो उसमें तहत क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, नौछावर हो गए थे। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये शब्द दे तो अपन इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो प्रथम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। अब पंडित जी की बात करें, पंडित तो एक तो हो नहीं सकता, पंडित शब्द में तो भाई अपन ने पढ़ा था जाति, ब्राह्मण शब्द में जातिवाचक संज्ञा आती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पंडित तो एक ही हुआ है ना, और वो भी पहले थे, तो इसलिए इस प्रकार से इसमें जातिवाचक संज्ञा में हमने किसका प्रयोग कर दिया, एक वचन का प्रयोग किया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाक्य दे देंगे, आज देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, अनेक जयचंद पैदा हो गए, कौन सी संज्ञा है, जयचंद नाम देख कर तो अपने इसमें व्यक्तिवाचक कर देंगे, लेकिन अनेक या जयचंदों की तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर रखे, इसलिए जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अच्छा टॉपिक है, संज्ञा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक वाक्य देख करके आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपको क्लासेस रेगुलर चाहिए है तो आप ये वीडियो जो अपना VRB एजुकेशन चैनल का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर आप सब्सक्राइब करें, और जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको कंटिन्यू जो भी क्लासेस आएंगी उसका आपको रेगुलर पता चलता रहेगा, और जितनी भी क्लासेस आपके सामने आएंगी वो उसको प्रॉपर नोट्स के रूप में बनाइएगा। और आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।